अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। अमीर अब्बास को आप काफी दिनों बाद देख रहे हैं, मसरूफियत काफी थी इनकी, लेकिन नजर काफी थी फोन पे या ट्विटर पे, तो राब्ता इनसे रहता है। बैठ ये भी नहीं सकते, इनका काम भी यही है, जो माशरे में गलत हो रहा हो, बुराई हो, आवाज जरूर उठानी है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, होना यही चाहिए। कोई एजेंडा लेकर नहीं चलने वाली बातें हैं। इंसान को चेहरे दिखाने हैं और वो चेहरे दिखाने हम सबका काम यही है। बाकी तो जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती है। दो इश्यूज हैं जिन पे गुफ्तगू बड़ी खास तौर पर होगी। एक तो नाज़िम जोखियों के हवाले से, जिस तरह गुफ्तगू होनी चाहिए थी हमारे इस मुआशरे में, वो नहीं हो सकी बात, और बात करेंगे उसके ऊपर। दूसरा, हम जो खास तौर पर जो एक बड़ा डिफरेंट और यूनिक टॉपिक पर डिस्कशन करनी है कि हर हुकूमत आती है, जब अपोजिशन में होती है, नारे लगाती है कि जनाब महंगाई बढ़ गई, तेल की कीमतें बढ़ गई और ये सारा कुछ। लेकिन जैसे ही आप अपोजिशन से हुकूमत में आती है, तो वो ही कुछ कर रही होती है और दूसरी वो नारे लगा रही होती है और अवाम सारे बेवकूफ बन रहे होते हैं। पहले तो मैं नाज़रीन आगे चलने से कबल नाज़िम जोखियों ने वो जो गाड़ी, आपने बड़ी छोटी सी वीडियो है, जरा वो देख लें, जिससे ये वज़ाह तनाज़ा जब शुरू हुआ, पहले वो देखते। हमें धमकियां दे रहे, हमारा रोड ब्लॉक करके खड़े हुए हैं। ये देखो, हमने इससे पूछा क्यों इधर क्या कर रहे हैं, हमारा इलाका है, तो हमें रोक के हमारे बदमाशी हमारे आगे कर रहे हैं। इसका गाड़ी का नंबर है, ये गाड़ी का नंबर है, ये हमारे से बदमाशी कर रहे हैं। ये बंदा है हमारे से बदमाशी कर रहा है, ये हमें धमकियां दे रहा है, पुलिस की और हमें धमकियां दे रहा है। ये देखो मोबाइल। अस्सलाम वालेकुम। अॼु शाम जो 4 बजे लाइव वीडियो मूं हलायो। मुंहिंजो ऐं अरब हो या अरबनि जो को माण्हू हो जेको मूंखे धमकियूं ॾिए पियो, ऐं लाइव वीडियो मुंहिंजी मोबाइल बि मूंखां फुरी वापसी, मोबाइल मूंखे वापसी बि ॾिनई, पर मतिलबु मुंहिंजे मथां तशदुद कयो वियो ऐं मूंखे धक बि हुन हया हुआ। पोइ उन खां बाद में आउं चुप थी वियो। वरी वधीक 15 ते कॉल कई पुलिस खे, वरी पुलिस जी मूंसां राब्तो ई हो, पर उन खां बावजूद हुननि ॿी गाॾी घुराई। पर वरी आउं जिथे बीठो त मूं चयो ठीकु आहे, तव्हां गाॾी घुरायो, 15 ते कॉल कंदा, पुलिस तो घुरायां। त उन खां बाद में हे पुलिस वारा त कोन पहुता उन टाइम ते, एतिरी में हे पंहिंजो अरब गाॾी खणी भॼी विया। मूं हुननि रोकण जी कोशिश कई, पर हो कोन बीठा। जी, आपने ये वीडियो देख ली, नाज़िम जोखियों ने आके जिस तरह खबर बना के रोकने की और अपना शिकार करने के हवाले से। एक चीज मैं आगे चलने से कब बताता चलूं कि पूरी दुनिया में हमारे यहाँ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगती है, जहां से तेल निकलता है तो उस इलाके को संवारना, बेहतर करना होता है। वलीदा बात है, पैसा लेके यहाँ कुछ नहीं हुआ। जो लोग ये शिकार करने आते हैं, उन लोगों के एरिया में आके उनको अपब्रिंग होनी चाहिए, वो आगे जाने चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। वहां भी ऐसा हाल है, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वडेरे फायदा वो लेते रहते हैं। सबसे पहले तो आप अमीर अब्बास साहब, सहाफत में तो नाम है आपका और बड़ा अरसा हो गया आपको ये आवाजें उठाते हुए। ये बराह रास्त जर्नलिज्म तो नहीं है, लेकिन इससे आप पहले हम देख चुके हैं। 2 चेहरे मैं रख देता हूँ अजीज मेमन का, आपके सामने क्या हालात हुए आपने वो देख लिया। फिर एक शाहरुख जतोई का केस हुआ आपके सामने, चीफ जस्टिस ने जब मामला टेकअप किया और वो आपने वो निजाम की धज्जियां आपने ये सारे इस सिस्टम में देख लिया। दूसरी तरफ कंपैरिजन के लिए रख दूं कि अगर वो असद तूर को थोड़ी सी अगर पिटाई हो गई, तो इस हद तक मुसीबत पड़ी कि पूरी पीडीएम उसके घर पहुंच गई, यानी वो सारे लोग उसके घर पहुंच गए। वो अलग है। मैं अबसार आलम या बाकी मियां हामिद मीर या आसमान शराजी के हवाले से भी बात करूंगा, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत शुक्रिया अजहर साहब, आपने एक ह्यूमैनिटेरियन इशू को हाईलाइट किया है। मेरा ख्याल है नाज़िम जोखियो जो है वो ही सन ऑफ लेसर गॉड। ये असद तूर या इस किस्म के लोग या और जितने लोग जिन जो खास एक माइंडसेट के लोग हैं, जो आज हमारी ऑपोजिशन को सूट करता माइंडसेट, वो शायद किसी और खुदा की मखलूक है, किसी और खुदा के पैदा करता है। और नाज़िम जोखियो खुदा ना खास्ता किसी और खुदा का पैदा करता है। मैंने खुद इस मुल्क के जो वडेराना निजाम है, जो जागीरदाराना निजाम है, जो सरदारी पर मबनी निजाम है, मैंने खुद अजहर सिद्दीक साहब इन वडेरों और इन जागीरदारों के गढ़ में जाके मैंने इनके जुल्म के वाकयात रिपोर्ट किए। आपको याद होगा जतोई जो मुजफ्फरगढ़ का इलाका है, शहबाज शरीफ साहब के दौर में एक बहुत खौफनाक रेप का वाकया पेश आया था एक बच्ची के साथ, और पूरा मुल्क उस वक्त हिलकर रह गया था। ये 2013 की बात है।
मैं लाहौर से मुजफ्फरगढ़ गया, उस बच्ची के घर गया, मैंने वहां प्रोग्राम किया। पेशवार ऐसे जाके ऑन साइट हमने जाके रिपोर्ट किया, देखा उन लोगों का दर्द। स्टूडियो में बैठ के नहीं हमने यहां से लफाजी की और लुगत निकाल के हमने कहा कि ये हो गया, नहीं। इसलिए मुझे पता है कि जो जागीरदाराना निजाम और वडेराना निजाम और सरदारी निजाम का पिसा हुआ तबका है, वो किस हाल में, किस कस्म पुरसी में जीता है। ना उनकी इज्जतें अपनी है, ना उनकी बेटियां अपनी है, ना उनका पैसा दौलत अपना है, ना उनकी अमानत अपनी है, ना उनका घर अपना है, ना उनकी सांस अपनी है, ना उनकी डिग्निटी ऑफ लाइफ अपनी। ये सब कुछ गिरवी रखा हुआ है जागीरदारों और वडेरों के पास। ये जो नाज़िम जोक्शों का वाकया है, ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है मुल्क में जागीरदाराना और वडेराना निजाम। ये एमपीए साहब जो है, इनके भाई एक एमएनए है पीपल्स पार्टी, और शायद आपको ना पता हो या आपके देखने वाले को कि इनकी इंतहाई करीबी इमीडिएट रिलेशन है सरदार अताउल्लाह मेंगल के साहबजादे जो इस वक्त मेंगल साहब हैं, उनके साथ, जो हुकूमत के इत्तेहादी भी पहले रहे, बीएनपी मेंगल की, और फिर वो बाहर निकल आए और वो फिर पीटीएम के साथ शामिल हो गए। करीब इमीडिएट रिलेशन। तो ये आप देखें, ये जो सरदारी पूरा एक, ये देखें, ये लोग दरअसल इन्होंने अपनी छोटी छोटी जो है वो छोटी तो नहीं, खैर बड़े बड़े इन्होंने अपने एक आइलैंड्स ऑफ प्रिविलेज बनाए हुए। और ये जो हारी है, जो गरीब है, जो मजदूर है, वो उन आइलैंड्स ऑफ प्रिविलेज में नहीं जा सकता। यही कसूर था नाज़िम जोक्शों का। यही उसने किया ना कि वो कह रहा था कि भाई तुम तिलोर के शिकार पर पाबंदी यही क्यों कर रहे हो। यही कसूर था ना उसका, जो आपने बाकी जर्नलिस्ट को बता दिया। देखें, दो तरह के जर्नलिस्ट, एक है करियर जर्नलिज्म, जैसे मैं एक करियर जर्नलिस्ट हूं। एक है जो आप कर रहे हैं, जो नाज़िम जोक्शो कर रहा है, जो और लोग कर रहे हैं, मैं इसको नाम दूंगा सिटीजन जर्नलिज्म। बिल्कुल सही। आप लोग बहुत अच्छा। तो आप लोग अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, किसी इशू को रिपोर्ट कर रहे हैं, लोगों के सामने ला रहे हैं, तो आप एक करियर जर्नलिस्ट नहीं, लेकिन आप सिटीजन जर्नलिज्म कर, तो वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उसकी सिग्निफिकेंस है। अब जर्नलिज्म की डेफिनेशन इवॉल्व होगी। मैं नहीं इसको कुर्सी पे बैठूं अपने दफ्तर के अंदर, तो मैं नहीं कहूँ कि जर्नलिज्म का ठेकेदार मैं हूं। अब और लोग भी सामने आके जर्नलिज्म में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जर्नलिज्म क्या है? प्रो पीपल होना, गलियों महलों में लोगों के इश्यूज को निकाल के और आप मेन स्ट्रीम नेशनल लेवल पर लेकर आए, ताकि आपके मुल्क के ठेकेदारों को पता चले कि क्या हो रहा है। यही उसका कसूर था नाज़िम जोक्शो। जिस तरह, और ये जो एमपी साहब हैं, ये एमपी ने खुद नहीं मारा नाज़िम जोक्शो को। जो कल्चर है ना, एनु फाड़ लो, एनु बंद कर दो जरा, अंदर एनु लम्बा पा दो जरा, एनु ये कहा वो। और वो नाज़िम जोक्शो इनकी कस्टडी में था, जो कि हब्स में जा रहा है। इसमें हैबिस कॉर्पस देख ले, कितने किस जमाने में जाके ये हैबिस कॉर्पस का कानून सिविलाइज जब इंसान हो रहा था तो मुतारिफ करवाया गया। ये हब्से में जा में रखा हुआ था आज के जमाने। और वहां जब वो वहां से निकल के भागने की उसने कोशिश की, ये मैं फर्स्ट हैंड अकाउंट आपको बता रहा हूँ, जब वहां से उसने निकलने की कोशिश की, उन्होंने पकड़ लिया उसको और मार मार के उसको डंडों से और उसको लहूलुहान कर दिया। वो गोली वाली उसको नहीं लगी, लेकिन उसको टॉर्चर, अब देखें टॉर्चर इस तरह किया होगा उसको कि उसकी जान चली गई। आप नहीं, यहाँ अमीर अब्बास एक और बड़ी, यानी ये सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हुआ है, ट्विटर पे मैंने देखा, बल्कि वो तो यहाँ तक आया, उसने कहा भाई मेरी बेटी रात मेरे बगैर सो नहीं सकती है, मैं रात में चला जाता हूँ घर में, सुबह आ जाऊंगा, जो करना है आपने कर लीजिएगा मेरे साथ। लेकिन यहाँ जो इंसानियत के या हमदर्दी के, क्या यहाँ हम शो डालेंगे, बात करेंगे तो सिस्टम जागेगा? यानी अगर ना होता तो किसी ने कुछ नहीं करना था। मिसाल के तौर पर इसमें मैं उम्मीद रखता हूं कि चीफ जस्टिस साहब इस मामले का भी आज खुद नोटिस लेंगे और इस मामले की तह तक जाने, एक निजाम तय करना बड़ा जरूरी है। आप नहीं समझते कि ये जब तक हमारे यहाँ एक ऐसा इनबिल्ट सिस्टम, यानी मिसाल के तौर पर वजीर आपको पता सुओ मोटो लिया करता था, शहबाज शरीफ के चला गया, वो अगले दिन काम किया,
उसके 6 दिन बाद सारा बैठ गया, SHO भी बहाल हो गया और वो सारे का सारा निजाम अपनी जगह पर वापस आ गया। यानी ये कोई माइंडसेट ही इस तरह का है कि करना ही नहीं चाहते। देखिए सोसाइटी अजहर साहब एक तो इंतहाई कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब यह है कि हर शख्स जो है वो समझौता कर लेता है फौरी तौर पर। ये जो साहब है MP साहब, अब इनकी फैमिली मैं जानता हूं ये किस तरह इस वक्त एक्टिव हुई है और ये मुख्तलिफ पावर कॉरिडोर्स को कैसे इन्वॉल्व कर रही है, मैं वो भी जानता हूं। किन किन से राब्ते हो रहे हैं और उनके जरिए से इस केस को डाइल्यूट करने की कोशिश कैसे हो रही है, मुझे मेरे वो भी इल्म पे है। तो इस मुल्क में देखिए 2 तरह के तबके, एक है हाकिम, एक है महकूम, एक है ताकतवर, एक है कमजोर। एक है जो समझता है कि मेरा पेटेंट राइट है कि मैं जीऊं, और दूसरा जो है उसके पर पेटेंटली फर्ज है कि उसने मुझे जिंदा रखना है। एक जीने के लिए आया है, दूसरा उसको ऑक्सीजन देने के लिए आया है। एक हुक्मरानी के लिए आया है, दूसरा उसकी हुक्मरानी को सर्व करने के लिए आया है। ये इंतहाई, और ये हर सोसाइटी में रहा है और ये अज़ल से चलता रहा है। लेकिन जब ये सोच और ये तबकाती तकसीम सिस्टम में इनकॉर्पोरेट हो जाए, समझिएगा, जब ये सिस्टम में इनकॉर्पोरेट हो जाए, जब ये स्ट्रक्चर्ड हो जाए, ये है बर्बादी उस माशरे की, ये है उस माशरे की मौत। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये स्ट्रक्चर्ड हो चुका। ये भी आपके इफ्तिखार चौधरी साहब ने नहीं किसी गाड़ी को टक्कर मार, सही। ये कशमाला तारिक साहबा ने और उनके शौहर वो आ रहे थे जिस गाड़ी पे, उन्होंने नहीं वो कर दिया था। या बलूचिस्तान के अंदर आप बोल गए हैं, बलूचिस्तान के अंदर एक अपना ट्रैफिक कांस्टेबल का वाकया, और वो अदालत लगाए, वो अदालत से बरी हो गया। तो दादा लगे नहीं उसके, वो वहां पे कैमरा लगा हुआ है, कैमरे के अंदर आप अंदाजा करें कि जिस मुल्क में कैमरे की फुटेज मिलने के बावजूद ताकतवर निकल जाता है जाला फाड़ के निकल जाता है जिस फुटेज के बावजूद, तो जिसका कोई सबूत ही नहीं होता, उसमें कैसे आप ताकतवर को किसी कटहरे के अंदर लाएंगे और उसे कैसे किसी शिकंजे में लाएंगे। जैसे ही नाज़िम जोकियों का है, कोई बाजार है तो कोई फुटेज सबूत नहीं है ना, ये बात सही। तो इसके अंदर आप कैसे लाए। अब इसमें MPA और MNA जो वो MPA जो इसमें इन्वॉल्व है, अब उसके ऊपर तो बाजार में कोई केस नहीं बन सकता। आप खुद वकील हैं, आप हमारे निजाम को बजट से वाकिफ हैं। यानी वो मीडिया के प्रेशर में आकर वो उसको पकड़ भी लिया, लेकिन वो 302 का बराह रास्त तो नहीं आ सकेगा ना, ये आ सकेगा कि उसको डराने के। यानी वजह क्या है कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन उन्हीं पुलिस अफसरों ने करनी है जो उनके एरिया में है, ये तो किसी ने आगे नहीं करनी है। ऐसा तो नहीं हो जाना कि आसिफ अली जरदारी का केस जब उठाकर रेफरेंस इस्लामाबाद में ले आए, इंक्वायरी ले आए, यहाँ आगे हुआ तो केसेस बने, वरना वो भी नहीं बनने थे। हमारा प्रोग्राम को टाइम जो कुछ ज्यादा, लेकिन कहाँ मिशूब आपकी तवज्जो इस तरफ मैं चाहता हूँ। मेरे पास, मैं इसलिए हकायक पे बात कर रहा हूँ। मैंने 2011 से एक पिटीशन दायर की हुई है, महंगाई, पेट्रोलियम की, इन सारी चीजों को सामने रखते हुए। वो 3 अदवार देख लिए इन सब चीजों ने। जब पहली गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की, तो PMLN पीपल्स पार्टी के दौर में 140 रुपए चीनी हो गई थी, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। पेट्रोल कहाँ चला गया था, डॉलर का क्या हालात थे, इधर शोर पड़ता रहा अपोजिशन में बैठकर। फिर उनकी गवर्नमेंट आ गई, नून लीग की आ गई, तो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ करती रही। अब तहरीक-ए-इंसाफ आ गई और ये सारा मामला जो हमने ये एक टोपी इधर से उठाकर दूसरे पे पहनने का उठाया हुआ है ना, लोगों को बेवकूफ बनाने के हवाले से। लेकिन हमने देखा है कि यहाँ किसी के पास इसका सॉलिड हल नहीं है कि इसको लाना कैसे है। आकर बताया जनाब ये काम किया जाए, ये किया, ये कहते हैं कि मैं आऊंगा तो मैं करूंगा, जब वो आता है तो वो भूल गया होता है। यानी इस माइंडसेट को, इस अवाम को कैसे जगाएं कि वो कैसे जज करे कि ये मुल्क कैसे आगे हो। यानी ये चेहरे बदलने से, आईना तो वही का वही पड़ा हुआ है, चेहरे बदलते रहते हैं आप लोग। ठंडी सांस ही मैंने भरी है। मैं आपको क्या बताऊं साहब। आप जरा वो थोड़ा सा पीछे स्नैपशॉट में जाएं, अगर आप आज से कुछ 6-7 महीने पहले की बात है, जब फिरदौस आशिक अमान साहिबा सियालकोट में एक वो रमजान बाजार था शायद, या कोई इतवार बाजार था, जब उसमें कहीं
हाँ, और उसमें उन्होंने जाके वो एक MPA, एक सॉरी वो असिस्टेंट कमिश्नर थी, एक खातून, उसको जिस तरह उन्होंने भरे बाजार के अंदर उसके ऊपर अपनी चौधराहट और उसको वर्राई उसके ऊपर, उसे कहा तुझे काम नहीं आता, तेरी तू दफ्तर में बैठी है, क्या निकला उससे। मैंने उस वक्त भी क्रिटिसाइज किया इसके ऊपर, मुझे बड़ी गालियां पड़ी PTI से भी और दाएं से। मेरा उस वक्त भी ये कहने का मकसद था कि ये दुनिया में कहीं ये राइज दस्तूर नहीं है कि आप कहेंगे जी इतवार बाजार लग गया, मंगल बाजार लग गया, फिर आप MPS की ड्यूटी लगा दें, फिर आप कहेंगे असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो दफ्तरों में ना बैठे, वो जाके वहां पर रेट लिस्ट। ये ह्यूमनली पॉसिबल है? क्या आप इस सेटअप, इस सिस्टम को मेंटेन रख सकते हैं इस तरह से कि हर MPA जो है वो जाके और वो सारा दिन ये काम करता रहे? मैंने अपने, ये मुमकिन है? आप सिस्टम्स बनाते हैं, जो सिस्टम्स ऑटो पायलट पर चलते हैं, और अब दुनिया के अंदर जो सिस्टम्स बन रहे हैं वो ऐसे सिस्टम्स हैं कि जिनमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को मिनिमाइज किया जा रहा है, वो ह्यूमन डिपेंडेंसी में नहीं चलते। उसकी वजह यह है कि जहां ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होती है वहां करप्शन आती है, वहां स्लगिशनेस आता है, वहां कॉम्प्रोमाइज होता है सिस्टम। जब आप सिस्टम किसी मशीन के सपुर्द कर देते हैं तो फिर मशीन अपने हिसाब से चलाती है, फिर मशीन कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है, मशीन सुस्त नहीं होती है, मशीन डंडी नहीं मारती है। इमरान खान साहब से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये महंगाई को इनकी लाई तो नहीं, महंगाई तो मुसलसल हर दौर में बसता रहा है। अब हमारी चूंकि याददाश्त कमजोर है, हम याद नहीं रखते, जो हमें कल सोटा पड़ता है वो भूल जाते हैं, हमें आज का सोटा याद होता है। हालांकि नवाज शरीफ के जमाने में अब हम, मेरे ये बाल सफेद हो गए हैं, हम उन 5 सालों के अंदर भी जो जिस नोयत की भी महंगाई उस दौर में होती थी, कम थी ज्यादा थी, हम उस जमाने में भी कहते थे यार महंगाई है, बैड गवर्नेंस है। पीपल्स पार्टी का जमाना था, हम कहते थे महंगाई है, बैड गवर्नेंस है। लोड शेडिंग का मसला था पीपल्स पार्टी का। आजकल बच्चे जो है यंग, उनको तो शायद याद भी नहीं होगा, ये 8 साल पुरानी 10 साल पुरानी बात है। मुल्क में 22-22 घंटे लोड शेडिंग होती थी, उस वक्त हम बोर होते थे, लोगों को याद नहीं है। बात यह है कि आप सिस्टम बनाते हैं। इमरान खान साहब से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एक ऑटो पायलट पर चलने वाला सिस्टम बनाएंगे, जो किसी असिस्टेंट कमिश्नर का मोहताज नहीं होगा कि वो, देखिए मैं साल में 2 से 2.5 माह मुल्क से बाहर रहता हूं, मैं दुनिया की 3rd वर्ल्ड कंट्री से डेवलप्ड वर्ल्ड तक में जाता हूं। मुझे आज तक मैंने कहीं संडे इतवार बाजार लिखा हुआ नहीं देखा, जुम्मा बाजार लिखा हुआ नहीं देखा मैंने आज तक मैंने कहीं नहीं देखा कि कोई मैजिस्ट्रेट आ रहा हो, वो प्राइस लिस्ट उठा के आ रहा हो और वो चेक कर रहा हो कि अमरूद कितने दे बेचे थे, ये A क्लास आम है, ये B क्लास है, अव्वल है, 2 में, 100 में, कहीं नहीं देखा। ये सिर्फ पाकिस्तान में नॉनसेंस किस्म की ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव अप्रोच चल रही है। ऐसा मुमकिन, ये मुमकिन भी अगर आपके सारे असिस्टेंट कमिश्नर आज ये तय कर लें, आपके सारे MPs ये तय कर लें कि हमने कोई काम नहीं करना सिवाय महंगाई कंट्रोल करने, खुदा की कसम आप फिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिस्टम नहीं है ना महंगाई को कंट्रोल करने। स्टेटस को के हामी है ना, आप यूं क्यों नहीं कहते, स्टेटस को के हामी है हर कोई, इसीलिए है उन्होंने लूट मार में बराबर का हिस्सा लेना है। कोई चाहता है नहीं करप्शन अगर खत्म करनी है तो ऐसा कोई, आपने बड़ी जबरदस्त बात और आपने बिल्कुल एक नई एक आइडिया दिया, और मैं यही बात मैं भी बड़े अरसे से कहता आया हूं कि यहाँ जब तक अब तो माइंडसेट की अपनी बात है, हमें नेशनल कॉम हम खुद है, हमें पता है कम तोलना है, जखीरा अंदोजी करनी है, ये गवर्नमेंट लेवल पे बातें तो नहीं है, लेकिन एक सिस्टम, या मिसाल मुझे अच्छी तरह याद है चाइना में गांव में मैंने एक कोने के ऊपर मैंने देखा बड़े बड़े स्टोर बने हुए हैं, वेइंग सेंटर बने हुए हैं, सड़कें ऐसी हैं, सिस्टम वहां से तुल के यानी तोल के चीजें आती हैं, वहां तक जाती हैं, वहां से आगे जहां जाती है पता है किस जगह गई है, यानी इतना वो सर्कल सिस्टमाइज चीजें हैं कि वो चीजें सिस्टम से बाहर नहीं निकलने देते। ना चीज महंगी होती है, ना आउट ऑफ स्टॉक होती है, ना कोई होल्ड कर सकता है, यानी वो एक निजाम ऐसा उन्होंने बना दिया है। यह बड़ी जबरदस्त बात कही है। तो यहाँ तो कोई भी इस किसी के, हम बात भी यही कर रहे हैं कि ये जाकर बनाए तो सही ना, कोई तो इब्तिदा करे। अब भी इमरान खान के पास वक्त है कि वहां की कम से कम इकोनॉमी को समझ के, उस सिस्टम को समझ के एनफोर्स कर दे। कोई मुश्किल काम नहीं है, चीजों को अगर कंट्रोल करना हो, ये मजिस्ट्रेटों से नहीं होगी। बड़ी जबरदस्त बात कही आप। देखिए 2 चीजें ना अजहर भाई, एक है जो आप दुनिया से, आपके पास नहीं है, आप दुनिया से खरीद के अपनी कौम को देते हैं, उसमें तो समझ में आती है बात। मैं वज़ीर आज़म के साथ बिल्कुल सहमत हूं, वो फरमाते हैं कि भैया हम तेल बाहर से खरीदते हैं, हमारे पास नहीं है, फेयर इनफ, लॉजिकल बात, इंटरनेशनल फिनोमेना है, आपके बस में नहीं है। आप जितना महंगा खरीदेंगे उतना महंगा लाके बेचेंगे ना कौम को, उसमें थोड़ा सा अपना टैक्स भी लगाएंगे आप,
दूसरी वो चीज होती है कंज्यूमर प्रोडक्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे अपने मुल्क की पैदावार है। यार अगर आप अपने मुल्क की पैदावार को भी ना संभाल सकें, अगर आप उसकी अफरात और तफरीत को भी, अगर उसके बहरान को भी आप ना काबू कर पाए, तो फिर मुझे बताइए मैं कौन सा जवाब आपके लिए दूं? नहीं यहाँ तेल पे लानत दे। अच्छा यहाँ चूंकि हमारा प्रोग्राम बड़ा लंबा हो गया, नाज़रीन कहीं बोर ना हो जाए, लेकिन एक मैं चीज आपको बता दूं, यहाँ कोशिशें करके एक काम जो अच्छा किया ना अमीर अब्बास, हर केस में जुडिशल इंक्वायरियां हुई, खामियां ढूंढ के निकाल दी, वो पेट्रोलियम हो, वो चीनी हो, गंदम हो, आईपीज हो। अब चीनी की कीमत मुझे अच्छी तरह याद है, बड़ी मुश्किल से बैठ के कीमत फिक्स कराई, लाहौर हाई कोर्ट इन्वॉल्व हुई, इस गवर्नमेंट ने पूरा फैसिलिटेट किया, लेकिन क्या हुआ, 2.5 सालों से अदालतों में घसीट कर लाकर कोई सिस्टम ही तो इवॉल्व नहीं होने दे रहे ना यहाँ पर। तो ये भी यानी ये भी एक हैरानकुन बात है कि अगर एक चैप्टर उन्होंने ठीक कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ जो बात है कि उसकी एनफोर्समेंट के हवाले से आपकी ब्यूरोक्रेसी वो कंपेटेबल, वो नहीं चाहती कि सिस्टम ठीक हो जाए। आपका एमएनए एमपीए नहीं चाहता कि सिस्टम ठीक हो जाए, कोई मोहताज रहे। अगर आवाम मोहताज रहेगी तो वोट देगी। बड़ा मुख्तसर सा बताइएगा कि यहाँ इमरान खान को वो बजाय टास्क फोर्स बनाने के लिए कोई एक टॉपिक सोच के वो क्या करे कि इसका सोल्यूशन फौरन हो जाए। देखिए, पाकिस्तान गोश्त की पैदावार में दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में शामिल है। पाकिस्तान दूध की पैदावार में दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में शामिल है। पाकिस्तान गन्ने की पैदावार में दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में शामिल है। पाकिस्तान चावल की पैदावार में दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में शामिल है। पाकिस्तान खजूर की पैदावार में दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में शामिल है। पाकिस्तान नमक की पैदावार में दुनिया के 5 बड़े मुल्कों में शामिल है। बल्कि हमारा ये जो ये जो यहाँ पे हमारा जो खेबड़ा के पास जो हमारा सॉल्ट माइंस है, पिंक सॉल्ट, दुनिया का बेस्ट रिसोर्स है ये पिंक सॉल्ट का। आप मुझे समझ नहीं आ रही, आप अपना जो मैं अभी पिछले दिनों अफगानिस्तान गया, मैं आपके व्यूअर्स के लिए नई बात होगी, अफगानिस्तान में जो फल है 1 किलो के हिसाब से नहीं तोला जाता। वहां जो मिनिमम रेट है, हमारे यहाँ क्या होता है, आप सेब लेने का यार आधा किलो सेब पा देगा, 1.5 दर्जन केला पा देगा, जरा किलो अनार। वहां पे जो मिनिमम वेट है वो 7 kg। इतना फ्रूट है वहां पे, इतना फ्रूट। वो 7 किलो के तोड़े होते हैं उनके पास। आप गए, आपने सेब लेना है, आपने 7 किलो का तोड़ा लेना है, 7 से कम नहीं लेते आप। वहां जो अनार का जूस है, जूस की अनार, यानी जो अनार है वो फिर कितना सस्ता होगा अंदाजा करें। मैं जूस की बात कर रहा हूँ जो कई अनारों में से निकलता है। अनार का जूस आपको अफगानिस्तान में 40 रुपए, पाकिस्तानी 40 रुपए गिलास से लेके 60 से 70 रुपए में गिलास, जबकि पाकिस्तान में वो 250, 300, 400 रुपए गिलास तक है। आप अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे चले जाए, किसी ब्रांड में, तो वहां पे आपको 600 रुपए में भी गिलास मिलता है। इतना रिच है वो। बदनसीबी है हमारी तरह। आज वो मुल्क पिसा हुआ है, गरीब है, टुकड़ों पे पल रहा है अमेरिका की और यूरोप की एड पे। हम भी टुकड़ों पर पल रहे हैं, क्यों? प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम रियलाइज करें ना इमरान खान साहब। मैं समझता था कि इमरान खान साहब आने के बाद डिक्लेयर करते, हम सरगोदा को सिट्रस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही। हम खैरपुर को डेट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाएंगे, हम चोलिस्तान और थर को लाइफ स्टॉक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाएंगे। कितने बनाया, की बनाया है? जब सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात आज से 3-4 साल पहले खराब होना शुरू हुए, सऊदी अरब ने कतर की सारी सप्लाई बंद कर दी। जो दूध है वो सऊदी अरब से कतर जाता था, एयरलाइंस बंद होगी आपस में। अब देखिए कौमें कैसे क्राइसिस में खड़ी होती हैं। हमें क्राइसिस में आते हैं, हम ऐसे मरियन हो गए, हमें क्राइसिस में जिंदा नहीं करते। जब सप्लाई कट ऑफ हो गई, कतर ने फौरी तौर पे 10,000 अमेरिकन काऊ इंपोर्ट की, सहरा के अंदर कंट्रोल्ड शेड लगाया, एयर कंडीशन। उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम तुम्हें दूध पैदा करके दिखाएं। उन्होंने पैदा किया। बस आप दुनिया के टॉप 10 लाइफ स्टॉक एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में आते हैं। आपके मुल्क में जो है वो चीजों का म्यार देखें, इतना पछाटे के आप गोश्त एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इस वक्त दुनिया के बेस्ट मीट एक्सपोर्टर्स में नॉन मुस्लिम वर्ल्ड है, जो हलाल गोश्त एक्सपोर्ट करता है, जिसमें ब्राजील है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है। आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान चैंपियन बनते हैं, आप इस्लाम के ठेकेदार। आए रोज आप इसने इस्लाम के नाम पे इस मुल्क में फितना पैदा किया हुआ है, शर्म से डूब रहे, लानत है।
आप गोश्त, हलाल गोश्त एक्सपोर्ट नहीं दुनिया को कर सकते। 56 इस्लामी मुल्क है, कोई आपसे हलाल गोश्त, आपकी इस्लामी उम्मत है, मुसलमान कोई आपसे तो गोश्त नहीं होगा आपकी उम्मत का। आपकी उम्मत जो है वो आपका गोश्त नहीं खाती, लेके वो कहती है कि आपकी गोश्त में बीमारियां हैं। ये था इमरान खान साहब से हम एक्सपेक्ट करते थे कि वो पहले वाले सारे माजेगामे बुरे थे, वो उन्होंने गलत चीजों में पैसा लगाया। आप सिस्टम, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे, 100 साल की पॉलिसी बनाएंगे, 200 साल की पॉलिसी बनाएंगे, कि डंक टपाओ पॉलिसी, कि जी इलेक्शन जितना है 2023 तक, फिर 2028 तक इस तरह जितना है, फिर 2032 तक, ये काम नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ और जरदारी, तो उनसे शिकवा क्या था कि वो डंक टपाओ पॉलिसीज बनाते थे, एडहॉक, जिसको एडहॉक पॉलिसीज कहा जाता है। इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 100 साल विजन, 500 साल कहां खड़ा होगा पाकिस्तान, किधर है? 3 साल हो गए प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी बोलना शुरू करते हैं वो कहते हैं जी ऑस्ट्रेलिया की गाय इतना दूध देती है, चीन की गाय इतना दूध देती है। ओ भाई, आपकी गाय कितना दूध देती है? और उसका दूध कब बढ़ाएंगे आप? आपकी गाय को तो टीके लगा लगा के आपका जो फार्मर है वो उसको उसके साथ रेप करके उसका दूध निकाल निकाल के आपको बेचता है। आपको पता है, एक इसकी एक आपने छेड़ दिया मुझे, इसकी एक वैक्सीन होती है FMD, एक डिजीज है लाइफ स्टॉक एनिमल्स में, फुट एंड माउथ डिजीज, FMD वैक्सीन। पाकिस्तान 10 टॉप लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से, लेकिन पाकिस्तान में कोई बायोटेक्नोलॉजी प्लांट नहीं है। हम वैक्सीन करते हैं FMD, और आप जानते हैं ये वैक्सीन, दुनिया की बेस्ट वैक्सीन ईरान बनाता है, जो 30 साल से सैंक्शन ज़्यादा मुल्क है। ईरान वैक्सीन बना रहा है, इंडिया बेस्ट वैक्सीन बना रहा है। इंडिया के पास चाइना से ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी प्लांट्स बन चुके हुए हैं, आपके पास FMD की वैक्सीन नहीं है। एक बीमारी होती है जानवरों में, उसे कहते हैं ब्रुसेलाइसिस। ब्रुसेलाइसिस कैंसर है, जिस जानवर को लगता है वो कैंसर की तरह उसको मार के छोड़ता है। आपके मुल्क में ब्रुसेलाइसिस से जानवरों की, आपकी प्रोडक्शन, उनकी हेल्थ तबाह करके रखती है। कभी सुना आपने किसी के कानों में ये बात आई? तो मैं बता रहा हूँ कि इस मुल्क में कोई इमरजेंसी मीटिंग होगी हो कि भाई हम ये ब्रुसेलाइसिस और FMD के ऊपर कोई काम करें। ऐसे ही बस बातें, या क्या कहते हैं, हो रही है। मैं इस वाले से, मुझे तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। सिस्टम एवोल्यूशन रिफॉर्म नहीं होगा। आपने असल में बात इतनी छेड़ दी, जो कि हमारा प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया है, लेकिन आपने एक चैप्टर ऐसा छेड़ दिया, इस पे हमने दोबारा गुफ्तगू करनी है नाज़रीन, जो कि वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। और अमीर अब्बास ने जो बात आप तक छेड़ी, हम अब आगे इस्लाही से मुराद है कि चीजों को बेहतरी की तरफ कैसे, हमने टॉपिक आज से छेड़ दिया है कि चीजों को बेहतर कैसे निकालना है, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी छोड़ें, इस मुल्क को कैसे लेके जाना है। आज का प्रोग्राम देख के फीडबैक जरूर दीजिएगा, इसको नेगेटिव नहीं लेना आप लोगों ने, बिल्कुल नेगेटिव नहीं लेना। हमने इस बात को आगे लेकर चलना है, और ये गलतियां, कोताहियां बताना हमारा फर्ज है। इजाजत चाहेंगे, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।